नमस्कार, जेन नेक्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। भारत ने एक नए युग की शुरुआत कर दी है। कई लोग इस युग को डिजिटल युग का भी नाम दे रहे हैं, लेकिन जरा उस युग को भी आज जानना जरूरी है जो कि 90 के दशक के आसपास का था, जब घर में एक बड़ा सा डेस्कटॉप कंप्यूटर हुआ करता था और इंटरनेट के लिए डायल अप मॉडेम कनेक्शन लगाए जाते थे। बहुत धीरे धीरे इंटरनेट चला करता था, लेकिन आज 2015 तक आते आते पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इस हथेली में आकर के सिमट गई है। जी हाँ, चाहे बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो, चाहे फिर ऑनलाइन टिकट बुकिंग, अगर आप ई लर्निंग की बात करें या फिर रेस्टोरेंट के अंदर टेबल बुक कराना, सब कुछ इस छोटे से डिवाइस के साथ मुमकिन हो गया है। जी हाँ, डिजिटल क्रांति आज पूरी दुनिया भर के अंदर दस्तक दे रही है और भारत भी उसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से डिजिटल इंडिया की शुरुआत की है, मकसद यही है कि 125 करोड़ भारतीयों तक इस डिजिटल क्रांति की ताकत पहुंच सके। आज इस अगले आधे घंटे के अंदर हम युवाओं की नब्ज को समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डिजिटल इंडिया उनके लिए क्या कुछ मायने रखता है और उनके हिसाब से ये डिजिटल इंडिया किस तरह का हो। आप सबका पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा इस कार्यक्रम में आने के लिए। आप जोरदार तालियों से अपना खुद का भी स्वागत कर सकते हैं। और आज के दो मेहमानों से भी आपको रूबरू करा दूं। आईटी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरविंद गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्योति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन जो सपने को हकीकत में तब्दील करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कवायद शुरू की है, आखिर वो सपना क्या कुछ है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। I dream of a digital India where 1.2 billion connected Indians drive innovation. I dream of a digital India where knowledge is strength and empowers the people. I dream of a digital India where access to information knows no barriers. हर गांव और हर शहर को इंटरनेट से जोड़ने का सपना लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत की है, वो न केवल देश के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाली है, बल्कि इससे लोगों के जीवन में भी भारी बदलाव आ सकता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का सबसे अहम उद्देश्य तकनीक के माध्यम से आम लोगों के जीवन को सरल करना है। इस योजना से न केवल महानगरों के लोगों का भविष्य संवरेगा, बल्कि दूर दराज के गाँव में भी डिजिटल क्रांति हो सकेगी। अगर हम योजना से आम आदमी और आम जन जीवन पर पड़ने वाले फायदे की बात करें तो इसके जरिए साल 2019 तक लगभग 2.5 लाख गाँवों में ब्रॉडबैंड और फोन की सुविधा पहुंच जाएगी। यही नहीं, इससे प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया का सपना भी पूरा होगा। साल 2020 तक भारत को कंप्यूटर और नेट से जुड़े सामानों का आयात नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सब कुछ भारत में ही बनेगा। अगले 4 सालों में 4 लाख पब्लिक इंटरनेट पॉइंट बनेंगे। डिजिटल इंडिया के जरिए साल 2019 तक 2,40,000 स्कूलों, सभी विश्वविद्यालयों और सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई सुविधा मिलेगी। यही नहीं, डिजिटल इंडिया से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा और करोड़ों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। अनुमान है कि साल 2019 तक 1,70,00,000 लोगों को आईटी, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रेनिंग और रोजगार मिलेगा। 1,70,00,000 लोगों को न केवल सीधे रोजगार मिलेगा, बल्कि 8,50,00,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा। डिजिटल इंडिया के कमाल से सभी राज्य सरकारों में ई गवर्नेंस और ई सर्विसेज का बोलबाला होगा। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलने से स्वास्थ्य, शिक्षा और बैंकिंग के क्षेत्र में आईटी तकनीक के इस्तेमाल में भारत दुनिया में नंबर 1 बनेगा। डिजिटल इंडिया के जरिए हर नागरिक न केवल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकेगा, बल्कि लोगों की मांग पर गवर्नेंस और तमाम सरकारी सेवाएं उपलब्ध होंगी। डिजिटल तकनीक के जरिए आम आदमी का सशक्तिकरण होगा, हर किसी को डिजिटल साक्षर बनाया जा सकेगा और डिजिटल संसाधन सबके लिए उपलब्ध होंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं एक सपना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, लेकिन क्या कुछ युवा सपना देख रहे हैं डिजिटल इंडिया को लेकर के? इस पे भी एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं। मुझे लगता है कि डिजिटल इंडिया हमारे पूरे देश के लोगों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए बहुत अच्छी योजना मोदी जी ने करी है और मुझे लगता है कि ये सपना जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए ताकि हर देश का आदमी, युवक एक दूसरे से जुड़ सके। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप
क्या कुछ सपना देखते हैं कि डिजिटल इंडिया कैसा हो, आपको हर जगह इंटरनेट मिले, क्या ये आपकी ख्वाहिश है? किस तरह की ख्वाहिश है आपकी? डिजिटल इंडिया एक्चुअली प्रधानमंत्री जी के जो विजन है सबका साथ सबका विकास, एक तो उससे कोहेरेंट है, और दूसरी चीज़ मैं मानता हूँ कि जैसा कि वो चाहते हैं मेक इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, तो उससे वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी जो जनरेट करना चाहते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ना कि हर घर में कंप्यूटर होना, बल्कि एक स्किल जनरेशन होना जिससे नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बने हमारी। आप बाहर जाएंगे, हर एक देश में इंटरनेट मतलब अब एक एक दुकान में हर जगह उपलब्ध है, पर इंडिया में अभी ऐसा नहीं है। सीधे आपके पास आता हूं अरविंद जी। सिंगापुर जैसे देश के अंदर मिनिमम 10 Mbps के आसपास की स्पीड मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया इन्होंने कि हर जगह इंटरनेट होना चाहिए। ये सपना कब तक पूरा हो सकता है? और जो डिजिटल इंडिया का सपना है, क्या कुछ चैलेंजेस हैं पहले तो इसको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में? मेरे को लगता है, देखिए, हम भारत जैसे देश में इतनी जनसंख्या है और एक यूथ डिविडेंड है हमारी कंट्री का, तो चैलेंजेस तो हैं, लेकिन जिस तरह का मैं यहाँ पर एंथुजियाज्म और इतने कमेंट्स सुन रहा हूँ, तो मुझे लगता है वो चैलेंजेस बस टाइम के चैलेंजेस हैं, अगले 4 साल के चैलेंजेस हैं। हम सबको ओवरकम करके बिल्कुल डिजिटल इंडिया अचीव कर देंगे। जो ये युवा शक्ति आप यहाँ सामने आपके साथ बैठी हुई है, इनके सामने क्या चैलेंज है? बिल्कुल, मेरा एक ही मानना है, इनको आप एम्पावरमेंट दीजिए और एक रास्ता दिखाइए, दे विल अचीव एवरीथिंग। प्रतिभा जी, आपका भी एक व्यू पॉइंट लेना चाहूंगा। क्या कुछ चैलेंजेस आपको लग रहे हैं इस समय पे हैं? क्योंकि जहां तक NOFN की बात की जा रही है, लगभग 7 लाख किलोमीटर के आसपास का जो जाल बिछाना है ऑप्टिकल फाइबर का, क्या पॉसिबल हो पाएगा इसको इतने कम समय में करना? मुझे लगता है कि पूरे देश को इंटरनेट से जोड़ने या जिसकी डिजिटल इंडिया की जो बात हो रही है, उसके लिए सबसे अहम बात है कि हम बिजली पहले पहुंचा दें घर घर तक। अभी गांव में आप जाएं, कई गांव में ऐसे हालात हैं कि बिजली के खंभे तो लटक रहे हैं, रोशनी नहीं है, बल्ब नहीं जलते हैं, शाम में बिजली नहीं आती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि आप डिजिटल इंडिया बनाइए, और बन भी सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे दूसरे देशों ने अचीव किया, हम भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि पहले आप बिजली पहुंचाइए। जब तक बिजली नहीं होगी, इंटरनेट काम नहीं करेगा। हाँ, लेकिन बिजली तो जरूरी है, ये बात तो माननी पड़ेगी। लगभग 25 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट तो पहुंच चुका है, लेकिन जब बिजली नहीं है फिर इंटरनेट पहुंचा के क्या कुछ कर लेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है, ये दोनों चीज को कंपेयर नहीं करना चाहिए। बहुत 2 डिफरेंट चीजें हैं। आज मैंने आपको युवा शक्ति का एग्जाम्पल दिया। हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, बिजली नहीं होती, लोग मोबाइल फ़ोन से अपना काम करते हैं। रात को एक बार चार्ज कर लेते हैं, एक मोबाइल चार्जर करके कहीं ना कहीं से चार्जर ढूंढ के थोड़ी देर चार्ज किया, काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता बिजली नहीं होनी चाहिए, बिजली भी जरूर पहुंचनी चाहिए, मेरे को गलती मत समझिए। बिजली जरूरत है, बिजली जरूर पहुंचनी चाहिए, सड़कें जरूर होनी चाहिए, नए स्कूल होने चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारा मुहिम डिजिटल इंडिया से कनेक्टेड है, डिजिटल इंडिया के अंदर मैंने ये देखा है कि अगर आप एक अच्छी कनेक्टिविटी दे दें, ये हमारे जमाने की एक ही पब्लिक यूटिलिटी है जो हमने हमारे जनरेशन ने देखी है। इससे पहले बिजली, पानी, सड़क, रोडवेज, वाटरवेज पहले के बन चुके थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, इंडिया ने स्किप कर दिया, हम आज़ाद नहीं थे उस टाइम। आज हम फ्री जब हुए हैं, हमारे सामने एक क्रांति जो हुई है, जो रेवोल्यूशन हुआ है, वो डिजिटल रेवोल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, अब पहले तो एक ओपिनियन ले लेता हूँ फटाफट कि कितने लोग यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे एक्टिव हैं? आई थिंक सभी के सब एक्टिव हैं। अभी जो स्पीड आपको मिलती है मोबाइल की पर इंटरनेट की, क्या उससे खुश है या फिर उससे ज्यादा की स्पीड चाहते हैं? बिल्कुल उससे ज़्यादा की स्पीड चाहते हैं। अच्छा। अब तो 4G भी आ चुका है इंडिया में, बट हम चाहते हैं कि 4G इजीली अवेलेबल हो, क्योंकि उसके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। बिल्कुल। तो और बाकी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है उस टाइम। मेरे हिसाब से 3G को भी और इम्प्रूव करना चाहिए 4G लॉन्च करने से पहले। ठीक है, लगभग 300 MB का डेटा 100 रुपए 150 रुपए में मिलता है 3G का, बहुत महंगा डेटा है। गांव तक पहुंचाने की अगर आप बात करते हैं इसी इंटरनेट सर्विस को, क्या लगता है कि अफोर्डेबल वहां तक हो पाएगा? जैसे दिल्ली में तो लोग अफोर्ड कर लेंगे। और यही चैलेंज है, जो आपने चैलेंज की बात करी, चैलेंज यही है कि एक अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस सबको मिले, जो एक एवरेज भारतीय जो होता है 100 रुपए 150 रुपए रोज के कमाता है, वो भी उसको अफोर्ड कर सके। ठीक है, तो सारा चैलेंज अफोर्डेबिलिटी लाएंगे किस तरह से? मैं आपको आ रहा हूं। तो 2-3 चीजें हैं इसके अंदर। गवर्नमेंट का जो फर्ज बनता है और यूटिलिटी लेवल पे लाने का ये फर्ज बनता है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए जो बैकबोन है इसका, वो गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। दूसरा, और उसके साथ साथ प्राइवेट एंटरप्राइज, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या एंटरप्राइजेस आएंगी, किस प्राइस पॉइंट पे वो लाएंगी, ये दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। और ये सारा डिजिटल इंडिया लॉन्च का एक बहुत बड़ा जो कनेक्टिविटी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का पूरा जो पहल दी गई है, ये सारी उसी के बारे में। बाकी चीज जो दूसरी इसमें कंपोनेंट है, सब लोग एक हमारी
मैं जितने लोगों ने यहाँ पे बोला कि नेट स्पीड अच्छी नहीं आती, सबसे एग्री करता हूँ। हम शायद जब हमने इंटरनेट यूज करना चालू किया था तो 64 भी बहुत केसीज पे काम करते थे, बट अब हर किसी की अपेक्षा ज़्यादा हो गई है, एप्लीकेशन ज़्यादा हो गई हैं, फोटोज अपलोड और डाउनलोड ज़्यादा होती हैं, वीडियोस होते हैं, एजुकेशन करनी है तो इंटरनेट स्पीड अच्छी चाहिए, अच्छी भी चाहिए और हाई क्वालिटी की भी चाहिए। लेकिन दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है मेक इन इंडिया से जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हार्डवेयर की कॉस्ट भी कम हो जाए। देखिए अभी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये भी बहुत एक्सपेंसिव है, दिल्ली के मापतौल से हम पूरे देश को नहीं नाप सकते। गाँव में अगर हमें हर किसी को चाहिए कि वो टैबलेट यूज करें, मोबाइल यूज करें, तो एक जो हैंडसेट्स हैं उनकी भी कॉस्ट कम करनी है। तो ये डिजिटल इंडिया का ये भी एक कंपोनेंट है कि मेक इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रतिभा जी, डिजिटल लिटरेसी के लिए सरकार क्या कुछ कर सकती है? यंगस्टर्स तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, सिर्फ दिल्ली की बात ना करें, अगर समूचे भारत की बात करें, काफी लोग एक्साइटेड है इंटरनेट को लेकर के। सरकार क्या कुछ कर सकती है डिजिटली लिटरेट करने के लिए तमाम लोगों को? डिजिटली लिटरेट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप या एक टैब या आपके पास एक स्मार्टफोन तो होना चाहिए जिस पे आप इंटरनेट एक्सेस कर सकें। अभी लोगों के पास, कितने लोगों के पास गांव में जाएं तो उनके पास स्मार्टफोन है, जो अभी थोड़ी देर पहले बच्चे बात कर रहे थे कि व्हाट्सएप की जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। मुझे लगता है कि एक सबसे पहले लिटरेट बनाने के लिए आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए, ऐसा स्मार्टफोन चाहिए या टैबलेट चाहिए, या जो अभी अरविंद जी ने बात की कि हार्डवेयर को थोड़ा हमें कॉस्ट जो है थोड़ा कम करना पड़ेगा, तभी तो हम लोगों तक जब तक सबके पास एक्सेस करने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, हम कहाँ से उसको करेंगे। तो लिटरेसी का जो फर्स्ट चैलेंज जो यही है कि हम सबसे पहले आपको कुछ हम लिखने पढ़ने के लिए कुछ तो दें जिस पे आपके लिखना पढ़ना शुरू करें। तो उन तक ये लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप या स्मार्टफोन पहुंचाना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी और सबसे बड़ा चैलेंज होगा। उसके बाद आपके पास एक चैलेंज और आएगा कि आप घर में कैसा माहौल तैयार करें लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, जहाँ अभी भी कई घर ऐसे होंगे जहाँ मुझे लगता है एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है औरतों और पुरुष के बीच का या लड़के लड़कियों के बीच का, कि शहर की लड़कियां या फिर भी जो बीच के जो शहर हैं वहाँ भी बहुत हद तक आप यूज़ कर लेते हैं, लेकिन गांव में जो घूंघट के नीचे औरतें हैं उनको कैसे आप लिटरेट बनाएंगे इसमें। तो ये सब चैलेंजेस जो सरकार के सामने धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ेंगे ना, उनको ये सब चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। एक साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा भी प्रधानमंत्री ने उठाया था, एक ओपिनियन इन यंगस्टर्स का जरूर लूंगा इस समय पर। अगर साइबर सिक्योरिटी में हूं मैं, मुझे 10 रास्ते बंद करने पड़ेंगे अपने सामान को बचाने के लिए, बट अगर मैं एक हैकर हूं मुझे सिर्फ एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा अंदर घुसने के लिए। तो साइबर सिक्योरिटी के लिए ज्यादा मेहनत लगती है और एज अ हैकर मेहनत कम लगती है, तो साइबर सिक्योरिटी के लिए ज्यादा डिमांड होनी चाहिए इंडिया में। ठीक है, तो ये आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, लेकिन अरविंद जी वही है साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंट। ये तो खुद कह रहे हैं कि आप 10 रास्ते बंद कर दिए, मेरे को एक रास्ता चाहिए, मैं डेटा को थेफ्ट कर सकता हूं। लेकिन क्या इस तरह की जो मानसिकता है पहले बात तो यंगस्टर्स में चेंज करके ताकि पॉजिटिव जगह जा सके, इसको करने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है साइबर सिक्योरिटी को लेकर? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी डिस्कशन है। देखिए 2 पॉइंट है इसके अंदर। एक तो जिसे कहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि अगला जो वॉर होगा वो इंफॉर्मेशन वॉर ही होगा, साइबर वॉर ही होगा। उसमें एक दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि भारत लीड करे साइबर सिक्योरिटी में और एक सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करे। अभी हम जितने भी सॉफ्टवेयर कंज्यूम करते हैं, हार्डवेयर कंज्यूम करते हैं, मेरे ख्याल से कोई भी इंडिया में नहीं बना होता। आपने जितने सोशल नेटवर्किंग का नाम लिया, व्हाट्सएप का नाम लिया, कुछ भी इंडिया में नहीं बना। बिल्कुल। तो ये प्रधानमंत्री जी का मुहिम है, पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया की अपील है उनकी, और आप यंगस्टर से अपील है कि आप एक नेक्स्ट जनरेशन साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंडिया से बनाएं, इंडिया को वर्ल्ड लीडर साइबर सिक्योरिटी में बनाएं। और उसमें 2 चीजें हैं, एक उसमें एक चीज करी जा रही है कि एक मानसिकता जो माइंडसेट है गवर्नमेंट के अंदर की साइबर सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है वो चेंज करी जा रही है, और दूसरा एक आह्वान दिया जा रहा है कि सब लोग इकट्ठे मिलकर काम करें, इनोवेशन करें और इंडिया से वर्ल्ड का बेस्ट साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन प्रतिभा जी, क्यों हमारे यंगस्टर्स ये नहीं सोचते कि फेसबुक हम बनाएं? क्यों हमारे यंगस्टर्स ये नहीं सोचते कि गूगल हम बनाएं? सबीर भाटिया ने एक हॉटमेल बनाया था जो कि इंडो अमेरिकन एंटरप्रेन्योर हुआ करते थे। क्यों ये हमारे जो यंगस्टर्स हैं, क्या इनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कहीं ना कहीं कमी आ रही है। वो रीजन क्या कुछ है कि यंगस्टर्स मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं कि वो कुछ डेवलप करे, बजाय कि हैकिंग के बारे में सोचते हैं? क्यों ना खुद का अपना कुछ इनोवेट करने की सोचते हैं? आप भी जानते होंगे कि हमारे आईटी पेशेवरों की दुनिया भर में बहुत ज़्यादा डिमांड है। चीन में इतने सारे हमारे आईटी पेशेवर हैं, अमेरिका में है, पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड हमारे यहाँ के लोगों की ही होती है।
और ये हम जो प्रधानमंत्री ने भी बात कही, अभी अरविंद जी ने भी दोहराया कि वाकई हमारे देश के लोगों को भी, हमारे यंगस्टर्स को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। आप फेसबुक पर बहुत सारे यंगस्टर होंगे जो हो सकता है 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे उस पर टाइम देते हैं, अपने पड़ोसियों से बात नहीं करेंगे, अपने माँ बाप के लिए फुर्सत नहीं है, लेकिन अनजान लोगों से, और जो एक कहते हैं ना कि जो हमारी एक ऐसी दुनिया है जिस पे घंटों लगे हुए हैं वहाँ पे, इसमें बच्चों को या यंग यूथ्स को एक पॉजिटिव माइंडसेट से सोचने की जरूरत है कि हम फालतू समय जो जाया करें, एक पॉजिटिव डिजिटल इंडिया बनाए, लेकिन पॉजिटिव डिजिटल इंडिया बनाए, अपने दिमाग को आपराधिक ना बनाए कि साइबर क्राइम के लिए उसको ज़्यादा लगा दें, हैकिंग करना शुरू कर दें। इसके बजाय यदि हर यूथ सोचे कि हम इंटरनेट का हम पॉजिटिव मोड में इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव चीज़ों के लिए करेंगे, प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए करेंगे, क्रिएटिव चीज़ों के लिए करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जो प्रधानमंत्री जो सपना देख रहे हैं कि हमारे लोग नए सॉफ्टवेयर डेवलप करें, आप नई वेबसाइट बनाएं। उसमें कोई हमारे यूथ में मोटिवेशन की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उनको माहौल दें, आप उनको थोड़ा सा उनके वातावरण में ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको फेसबुक पर किसी अनजान, आप ग्रुप बनाओ ना, स्वच्छता अभियान के लिए आप ग्रुप बना लें फेसबुक पर कि अपने गली मोहल्ले सबको साफ करेंगे, हम अपने स्कूल कॉलेज में अच्छा वातावरण, हम रैगिंग नहीं होने देंगे, हम लड़कियों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की घटनाएं नहीं होती। ये पॉजिटिव चीज होती है जो इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं। हर आदमी की, यूथ ही नहीं, महिलाएं और जितने भी लोग इंटरनेट को इस्तेमाल करें, पॉजिटिव मोड में जाएं, तभी डिजिटल इंडिया पॉजिटिवली ये हम इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, एक बात कहते हैं, साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट द बैड मास्टर, तो वही वाली बात आ जाती है। आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? सर एक्चुअली आई हैव सो मैनी आइडियाज। हमारे पास आइडिया है, हम बना सकते हैं, बट हम दिखाए किसको? हमारे पास लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हम मे बी कहीं ना कहीं रुक जाते किसी ना किसी वजह से। हमारे पास टैलेंट है, हम कर सकते हैं, बट हम दिखाए कहाँ जाए? नहीं अरविंद साहब, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया उन्होंने कि अगर मेरे पास कोई आइडिया, मान लीजिए सपोज फ्लिपकार्ट जैसा कोई आइडिया, स्नैपडील जैसा कोई आइडिया है, उस आइडिया को कहाँ लेकर के जाएं? इन्वेस्टमेंट कहाँ से? ये स्टार्टअप की तरफ इशारा कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये स्टार्टअप की तरफ किस तरह से बढ़ सकते हैं? इंडिया इज बिकमिंग द लैंड ऑफ स्टार्टअप्स। प्रधानमंत्री ने ये बात बोली और मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी स्टार्टअप्स को इतने बड़े मंच पे प्रेजेंट कर रहे थे। कहते हैं इंडिया में जो स्टार्टअप करता है वो दुनिया में कहीं पे भी कर सकता है। हिंदुस्तान में सबसे डिफिकल्ट था पहले, अब लेकिन नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है, टैलेंट हमारे पास है, आपके पास एस्पिरेशंस हैं। तीसरा, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स को जरूरत होती थी 2-3 चीज़ों की, मेंटरिंग की, जो अब बहुत सारे मेंटर्स बन गए हैं, आपने सबीर भाटिया का नाम लिया, ऐसे एक रोल मॉडल्स की जरूरत होती है स्टार्टअप्स को, जिसको लुक अप करें कि ये बहुत सक्सेसफुल है, मुझे इसकी तरह सक्सेसफुल बनना है। हर इंडस्ट्री में होता है, एक अच्छे क्रिकेटर एक जगह से आता है तो और क्रिकेटर उसी एरिया से निकलते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई इसने अच्छा किया। स्टार्टअप्स में भी यही होता है। तो रोल मॉडल्स इंडिया में अब काफ़ी बन गए हैं, और गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से एक सीड फंड की अनाउंसमेंट करी है इस बजट में, SETU, सेतु फंड। गवर्नमेंट ने इस बार सेतु फंड की अनाउंसमेंट करी, आज तक कभी नहीं थी, पिछले बजट में और इस बजट में दोनों में सेतु फंड की बात करी है। तीसरा, एक इकोसिस्टम क्रिएट करना कि जब डिमांड इतनी आएगी कि इतने लोग डिजिटली कनेक्टेड होंगे तो सबको नई नई तरह की सर्विसेज चाहिए। ऑलरेडी कितने स्टार्टअप आइडियाज आ रहे हैं, आप जितने स्टार्टअप आज इंडिया में सुनते थे आज से 5 साल 7 साल पहले नहीं सुनते होंगे। तो जिस तरह से डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम में बहुत सारी कंपनियां आगे आई, उसी तरह कंपनियों को एक प्रतिस्पर्धा भी शुरू करनी चाहिए, एक कंपटीशन, एक इस तरह का फेयर लगा सकते हैं वो, जहां की इनोवेटिव आइडियाज लेके यूथ वहां पहुंचे। कंपनियां इस तरह से यूथ को बुला सकती है कि आपके पास कोई आइडिया है तो आप लेकर, इससे हमारे युवाओं में एक प्रोत्साहन मिलेगा, उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि वो कुछ नया करे, ताकि टाटा कंपनी उनको बुलाए, ताकि कोई और बड़े लोग उनको, मुकेश अंबानी बुलाएं अपनी कंपनी के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि डिजिटल इंडिया को कैसे हम इंडिया के और जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, SC ST OBCs, उनको हम सोशल जस्टिस कैसे दिला सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिजिटल इंडिया। बहुत बढ़िया सवाल उठाया उन्होंने, आई थिंक स्वागत करना चाहिए सवाल का एक बार हमें। और आपका भी कोई सवाल है? गवर्नमेंट हमें क्यों नहीं वैकेंसीज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए कुछ एक्सीड करेंगे? बेसिकली दे वांट IITians, मतलब यहाँ पे इंडिया में ग्रेड की प्रायोरिटी होती है, ना कि टैलेंट की। देखिए, आपने 3-4 सवाल पूछे। एक आपने पूछा कि हमें जॉब चाहिए, मैं उल्टा आपको आह्वान करता हूँ, इंस्टेड ऑफ सीकिंग अ जॉब, बिकम अ जॉब क्रिएटर। ठीक है, ये और ये सबसे बड़ी चीज है, मैं यही इंस्पायर करना चाहता हूँ आपको, राइट? ठीक है। दूसरी चीज, दुनिया भर में जितने, आपने स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा, वो कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं करे थे, हाई स्कूल ड्रॉप आउट थे, बिल गेट्स स्कूल ड्रॉप आउट थे। तो ये डिग्री की मान्यता है और नहीं भी है। अगर आप में टैलेंट है, सॉफ्टवेयर बनाइए, प्रोडक्ट बनाइए, लोग आपके पास आएंगे, इन्वेस्टर्स आपके पास आएंगे। दूसरी चीज,
आपने पूछा कि इंक्लूसिव एजेंडा, डिजिटल से ज्यादा इंक्लूसिव तो कोई हो ही नहीं सकता एजेंडा, चाहे वो विजुअली चैलेंज हो, चाहे फिजिकली चैलेंज्ड हो, चाहे मार्जिनल हो, इकोनॉमिकली चैलेंज्ड हो। डिजिटल यूनाइट्स, एक बात याद रख लीजिएगा, डिजिटल इज द बिगेस्ट यूनिफिकेशन फैक्टर, बिट्स एंड बाइट्स कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं। चलिए अब ये मेन 3 पॉइंट समझ लेते हैं, सरकार क्या कुछ कर सकती है कि उस मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के पास तक जा सके, क्योंकि देखिए जहां तक NOFN की बात चल रही है उस टारगेट में भी कहीं ना कहीं सरकार पीछे ही चल रही है। इस समय पर 7 लाख किलोमीटर के आसपास का नेटवर्क बिछाना है, लगभग 25 से 50 हजार के बीच में नेटवर्क क्रिएट हुआ है किलोमीटर में। कैसे इसको पूरा कर पाएंगे टारगेट्स को, और इसको अफोर्डेबिलिटी के मोर्चे पर किस तरह तक मार्जिनलाइज सेक्शन तक पहुंचा पाएंगे, कोई अगर 3 पॉइंट्स आप बता सके। देखिए, नंबर 1 जो आपने बोला स्पीड, हमारी सरकार स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन में बिलीव करती है। और हमने देखा है कि मैं एक बहुत बिल्कुल जेनरिक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, सरकार ने, जो मोदी सरकार ने जब जनधन योजना के अकाउंट्स खोले, 15 करोड़ अकाउंट 6 महीने में खोल दिए। जन सुरक्षा, 12 करोड़ लोगों की जन सुरक्षा खोल दी, इतने अकाउंट खोले, लेकिन इतने कम समय में खोले, स्केल अचीव किया। सेम थिंग आपके इस माहौल में भी हो रही है। आज तक इस प्रोग्राम को प्रायोरिटी नहीं दी गई थी, इसको अब टॉप प्रायोरिटी पे एक मिशन मोड प्रोजेक्ट में लेकर आया गया है। 2019 का लक्ष्य है। जब कोई प्रोजेक्ट इस प्रायोरिटी पे आ जाता है तो प्राइम मिनिस्टर खुद उसको मॉनिटर करते हैं। तो जब वो मॉनिटर कर रहे हैं, अब चालू हुई है मॉनिटरिंग, इसकी सब चीज होगी, तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये टारगेट हमारे अचीव होंगे। प्रतिभा जी, ये तो एक इंपॉर्टेंट बात कही कि किस तरह से टारगेट्स अचीव हो जाएंगे डिजिटल इंडिया को लेकर के। कई इंपॉर्टेंट चीजों की शुरुआत हुई, उसमें भी आपकी जानकारी लेना चाहूंगा कि डिजी लॉकर की शुरुआत हुई है। इस कई सारे प्रोडक्ट्स को एक तरह से लॉन्च किया गया है। डिजी लॉकर इन यंगस्टर्स की जिंदगियां किस तरह से बदल करके रख देगा, इस पर अगर आप रोशनी डाल सके। इन यंगस्टर को भी शायद कई लोग को ये भी नहीं पता हो डिजी लॉकर आखिर है क्या, अगर इस पर आप रोशनी डाल सके। लॉकर तब तक सिर्फ यही समझते हैं कि अपने पास सोने चांदी रुपये पैसे उसमें रख सकते हैं। ये डिजिटल लॉकर एक नए तरह का प्रयोग जो शुरू हुआ है इस कार्यक्रम के जरिए, उसमें यह है कि आप अपने सर्टिफिकेट्स, आपके जितने भी जो जरूरी दस्तावेज हैं, घर के कागजात हो या कुछ और भी है, उसको आप एक जगह सबको आप रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। कई बार होता है कि युवाओं को जैसे नौकरियां बदलनी पड़ती हैं, आप एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट हो रहे हैं, आपको फिर से सारे डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं कि अपने सर्टिफिकेट्स लाइए, सब कुछ लेके आइए। अब आपको वो बार बार उसको अटैच करा के, उसको फोटोकॉपी लेके अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। आप बस उसको अब दूसरी कंपनी को आप अपना लिंक भेज दें, वो आपको उसको लिंक खोल के वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये जो एक कार्यक्रम का एक ज़रूरी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सीधे लिंक भेज दीजिए और तमाम जॉब ढूंढना चाहते हैं आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन नहीं, देखिए इसमें जो प्रतिभा जी ने बोली बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेरीफाइड वंस वेरीफाइड ऑलवेज, ऑब्वियसली ऑलवेज। तो ये कंसेप्ट है कि आप बार बार, अब गवर्नमेंट जिस डिपार्टमेंट में आपको डॉक्यूमेंट दिया है वो वेरीफाई करके अपलोड कर देता है और आपका वो डिजिटल लॉकर में चला जाता है, तो बार बार वेरीफाई करने की जरूरत है ही नहीं उसको। कोई भी अपना कोई भी सवाल अगर उठाना चाहे, मुझे लगता है इंटरनेट से पहले इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए गवर्नमेंट, ताकि बच्चे वहां तक पहुंच सके, क्योंकि ज्यादातर पैसे बच्चों के पास नहीं होते, उनके माँ बाप के पास नहीं होते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताली बजा के स्वागत करें इस पॉइंट का। आपका पॉइंट समझ गया, आपका पॉइंट समझ गया। कोई और पॉइंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये निकल करके आती है, वही अफोर्डेबिलिटी मुद्दा रहता है। चाहे आप इंटरनेट की स्पीड की बात करें या फिर गांव-गांव में जाकर के कैसे लोग वहां पे जाएं, लोगों को पढ़ाएं, ताकि इंटरनेट के मोर्चे पे, डिजिटली होने के मोर्चे पर लोग एक्टिवेट हो सके। क्या कुछ सरकार और कुछ कर सकती है कि लोग जाकर के लिटरेट करें? डिजिटल लिटरेसी, नेशनल डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम भी इसका पार्ट है। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी होना बहुत जरूरी है। सर, दिल्ली पूरा इंडिया तो नहीं है, कई यूपी बिहार के जो गांव हैं, डिजिटल लिटरेसी, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन गांव कैसे लोग जाएंगे? गांव जिलों तक की योजना है, ग्राम पंचायत तक की पंचायतों का रोल होगा, पंचायतों का ही रोल है इसके अंदर, आंगनवाड़ियों का रोल है इसके अंदर। तो ये सारे जो शहरों में जब लोग आते हैं, बच्चे काफी स्मार्ट होते हैं और सब पढ़ लेते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है और सबका कंसर्न मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है कि जब तक गांव में नहीं जाएगा तो वो हमारा टारगेट अचीव नहीं बिल्कुल होगा। इंडिया लिव्स इट इन विलेजेस, राइट? तो वो विलेजेस तक ही कनेक्ट करना है और वही सारा लिटरेसी का, मेक इन इंडिया का और स्किल इंडिया का, मैंने बताया स्किलिंग इसका बहुत एसेंशियल पार्ट है। बिल्कुल, विदाउट स्किलिंग ये नहीं हो पाएगा, विदाउट डिजिटल लिटरेसी ये नहीं हो पाएगा।
चलिए बिल्कुल, अब थोड़ा समय रह गया, लेकिन प्रतिभा जी अगर SWOT एनालिसिस करें बड़ी संक्षिप्त के अंदर, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, क्या कुछ है डिजिटल इंडिया के, अगर संक्षिप्त में बता सके। डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रोग्राम है, बहुत ही पॉजिटिव मोड वाला है। इसको सभी को इसमें शामिल होने की जरूरत है। लेकिन जो चैलेंजेस की बात हम करते हैं ना, कि पहले बिजली पहुंचा दीजिए, जरूर बिजली पहुंचा दीजिए, रोशनी दे दीजिए, बल्ब दे दीजिए, मोबाइल चार्ज, लैपटॉप चार्ज करने की सुविधा दे दीजिए। उसके बाद जो अभी इन्होंने जो बात उठाई कि जब हम गाँव तक पहुंचाएंगे तो उन्हें लिटरेट कौन करेगा, लिटरेसी उनको कौन देगा डिजिटल। तो उसके लिए जो पंचायतों की भूमिका है, उसकी मॉनिटरिंग करना भी बहुत जरूरी है। आप उनके भरोसे सिर्फ छोड़ मत दीजिएगा, उसको देखिए कि पंचायतें अपना काम वाकई ईमानदारी से कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। बिल्कुल, तो कहने की मॉनिटरिंग की आप बात कर रहे हैं। मॉनिटरिंग की जरूरत है। इस प्रोग्राम को तभी सक्सेस बना सकते, गांव से जब निचले लेवल से आप उठा के नहीं लाएंगे, तब तक आप ऊंचाई तक उसको नहीं पहुंचा सकते। बहुत सही बात की है अरविंद जी और प्रतिभा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं बात यही निकल करके आती है कि अगर डिजिटल इंडिया को सक्सेस बनाना, एक सक्सेसफुल मिशन के तौर पर इसको अकम्प्लिश करना है, तो कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी वो की हो सकती है, साथ ही साथ डिजिटल लिटरेसी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन किस तरह से ये तमाम चीज जो डिजिटल इंडिया है, किस तरह से इंप्लीमेंट होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।